नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 3 जून 2025 को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। हरियाणा में आज कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई जगह तेज आंधी व बूंदाबांदी की आशंका है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। जेईई एडवांस में कोटा के राजित गुप्ता फर्स्ट तो हिसार के सक्षम जिंदर रहे सेकंड, 74% रही कट ऑफ लिस्ट। एनईईटी पीजी की परीक्षा स्थगित, पहले 15 जून को होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं एक ही शिफ्ट में कराने के आदेश। एआई से बना रहे थे सदगुरु जग्गी वासुदेव के फेक वीडियो, हाई कोर्ट ने चैनल बंद करने के दिए आदेश। सिक्किम में लैंडस्लाइड की चपेट में आया मिलिट्री कैंप, 3 जवानों की मौत, 6 लापता। कोरोना में नए वेरिएंट से 24 घंटे में गई 6 लोगों की जान, करीब 4000 हुए एक्टिव केस। आईपीएल के फाइनल मैच में खतरा, अहमदाबाद में 62% बारिश की संभावना, आरसीबी और पंजाब में होनी है टक्कर। बेंगलुरु में क्रिकेटर विराट कोहली के पब और रेस्टोरेंट पर एफआईआर, स्मोकिंग जोन नहीं होने से हुई कार्रवाई। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में 1 घंटा चली शांति वार्ता, बीमार युद्धबंदियों और मृतकों के शव सौंपने पर दोनों राजी। बांग्लादेश में नोटों से शेख हसीना के पिता और देश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाया, नए नोट जारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लाखों बच्चों के सपने की। आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस एग्जाम की रिजल्ट 2 जून को जारी कर दिया। देश के 23 आईआईटीज के लिए कुल 17,740 सीटों के लिए 54,378 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। स्कोर वाइज कट ऑफ 74% मार्क्स रहे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ स्कोर 66, जबकि एससी एसटी के लिए 37 रहा। पिछले 2 सालों की बात करें तो 2024 में 93 मार्क्स और 2023 में 86 मार्क्स रहा था। कट ऑफ स्कोर इस साल सभी कैटेगरियों के लिए कम हुआ है। टॉपर्स की बात करें तो कोटा के राजित गुप्ता ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। हरियाणा के हिसार के सक्षम जिंदल ने दूसरा रैंक हासिल किया। हालांकि सक्षम भी कोटा में रहकर तैयारी कर रहा था। अपनी कामयाबी पर राजित गुप्ता ने कहा कि मैंने हर गलती से सबक लिया, उन गलतियों को रिपीट नहीं किया। गलतियां दूर होने से सब्जेक्ट की नींव मजबूत हुई। मेरा की ऑफ सक्सेस है हैप्पीनेस, हर हाल में मैं खुश रहा हूँ। जब भी मौका मिलता है तो कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलता हूँ, अपनी तैयारियों को लेकर कॉन्फिडेंट रहता हूँ। वहीं हिसार के सक्षम जिंदल ने कहा कि मेरे माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने मुझे करियर चुनने की आजादी दी। 2020 से पहले तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन कोरोना में प्रैक्टिस छूट गई। कोटा का चयन और कोचिंग से जेईई की तैयारी करना मेरे करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैं पिछले 2 साल से कोटा में रहकर जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। अब बात करते हैं एनईईटी पीजी परीक्षा की। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी एनबीईएमएस ने एनईईटी पीजी परीक्षा स्थगित कर दी है। ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार परीक्षा का अगला नोटिस जारी होने तक स्थगित रहेगी। पहले एग्जाम 15 जून को था, जिसके लिए एडमिट कार्ड 11 जून को जारी होने थे, मगर देर शाम वेबसाइट पर एग्जाम पोस्टपोन करने का नोटिस जारी कर दिया गया। दरअसल 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को निर्देश दिया था कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में करवाई जाए, जिसके लिए जरूरी हो तो सेंटर्स की गिनती बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा था कि अभी परीक्षा में 2 सप्ताह का समय है, जो तैयारियों के लिए पर्याप्त है। फिर भी अगर और समय की जरूरत है तो बोर्ड इसके लिए आवेदन कर सकता है। एनईईटी पीजी परीक्षा पहले 2 शिफ्ट में करवाई जा रही थी, जिसका कुछ स्टूडेंट ने विरोध जताते हुए कोर्ट का रास्ता लिया था। उनका कहना था कि 2 शिफ्ट में पेपर डिफिकल्टी के लेवल अलग-अलग होंगे, इस वजह से फेयर सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगली खबर सदगुरु जग्गी वासुदेव के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी अपनी आवाज, चेहरा, पहनावा, बोलने का अंदाज या किसी भी तरीके से उनकी पहचान को बिना इजाजत के इस्तेमाल नहीं कर सकता। दरअसल कुछ वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एआई तकनीक के जरिए सदगुरु की आवाज और वीडियो में बदलाव करके उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसे लेकर सदगुरु ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी पहचान का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि सदगुरु की पहचान बिल्कुल खास है और उसका दुरुपयोग होने नहीं दिया जा सकता। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये गलत जानकारी फैलाने वाली महामारी की तरह इंटरनेट पर फैल सकती है।
कोर्ट ने कई वेबसाइट और यूट्यूब चैनलों को बंद करने का आदेश दिया है जो सदगुरु की नकली वीडियो और कंटेंट चला रहे थे। सोशल मीडिया कंपनियों को इन अकाउंट्स की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही टेलीकॉम विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री को भी निर्देश दिया गया है कि वो इस तरह की वेबसाइट और अकाउंट को ब्लॉक करें। कोर्ट ने कहा कि आज के समय में दुनिया भर के डेवलपर्स और इनोवेटर्स को बहुत ज्यादा आजादी मिली हुई है। ऐसे में उन लोगों के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है जिनके पास बौद्धिक संपत्ति का अधिकार है, जैसे सदगुरु। इन धोखेबाज वेबसाइटों की हरकतों से इन लोगों की बौद्धिक संपत्ति का गलत इस्तेमाल हो सकता है, लिहाजा उन्हें सही सुरक्षा दी जानी जरूरी है। अगली खबर सिक्किम से। सिक्किम में रविवार शाम 7 बजे एक मिलिट्री कैंप भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इसमें 3 जवानों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद हुए हैं। 4 लोगों को मलबे में जिंदा निकाला गया है। 6 जवान अभी भी लापता है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने सोमवार को घटना की जानकारी दी और बताया कि जिन जवानों के शव मिले हैं, उनकी पहचान हवलदार लखविंदर सिंह, लॉन्स नायक मनीष कुमार ठाकुर और पोर्टर अभिषेक लखाड़ा के रूप में हुई है। दूसरी तरफ सिक्किम के लाचेन और लाचुंग में 30 मई से फंसे 1000 से ज्यादा टूरिस्टों को भी रेस्क्यू किया गया है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 37 लोगों की जान गई है। इसमें असम में 10, अरुणाचल प्रदेश में 9, मिजोरम में 5 और मेघालय में 6 मौत शामिल है। बता दें कि सिक्किम में अक्टूबर 2023 को बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। कम से कम 98 लोग लापता हो गए थे, जिसमें सेना के 22 जवान शामिल थे। इनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अब खबर कोरोना वायरस की। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3,976 पहुंच गई है, जो पिछले 10 दिनों में 15 गुना बढ़ गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1,435 केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 506 मरीज हैं, तो हरियाणा में 28 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 34 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में ही 6 मौतें हुई हैं। सोमवार को अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की और 47 साल की महिला की कोरोना से जान चली गई। इससे पहले रविवार को दिल्ली में 22 साल की लड़की और तमिलनाडु में 25 साल के लड़के की कोरोना से मौत हो गई थी। लगातार बढ़ते केसों के बीच कर्नाटक सरकार ने पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता की खास ध्यान देने की अपील की गई है। बुखार, खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच करवाने के लिए कहा गया है। वहीं सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगली कोविड महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। केंद्र कोविड सैंपल कलेक्शन, कोविड सेंटर्स और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की नीतियों की तैयारियों की डिटेल दे। अब खबर क्रिकेट से। आईपीएल 2025 के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज खेले जाने वाले फाइनल मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने होंगे, लेकिन बारिश फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अहमदाबाद में 62% बारिश का पूर्वानुमान है। रविवार को पंजाब मुंबई का क्वालिफायर मैच भी बारिश के कारण 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ था। वहीं बात करें मैच की दीवानगी की, तो इस मैच के कारण सोमवार को दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़ से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स का किराया 25,000 तक पहुंच गया है। सामान्य दिनों में ये किराया 3,500 से 5,000 तक रहता है। इसी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैच के 80,000 टिकट बिक चुके हैं। अहमदाबाद स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 1,32,000 है। 25,000 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। मैच की खास बात यह है कि इस सीजन में आईपीएल को नया चैंपियन मिलेगा। इससे पहले आरसीबी और पंजाब में कोई भी चैंपियन नहीं बना है। सबकी निगाहें किंग कोहली और श्रेयस अय्यर पर टिकी रहेंगी। अब बड़ी खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु में क्रिकेटर विराट कोहली के 18 कम्युन पब और रेस्टोरेंट पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। पब में स्मोकिंग जोन नहीं होने के कारण पुलिस ने मंगलवार को मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने बताया कि पब में कोटपा एक्ट के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। एक्ट की धारा 4 और 21 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। कोपटा एक्ट के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट जैसे सार्वजनिक जगहों पर अलग से स्मोकिंग जोन बनाना जरूरी है। विराट कोहली के 18 कम्युन की दिल्ली, मुंबई, पुणे और कोलकाता में भी ब्रांच है। बेंगलुरु की ब्रांच दिसंबर 2023 में खोला गया था। जुलाई 2024 में भी
18 कम्युन पब में देर रात तक तेज आवाज में म्यूजिक बजाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। अब खबर रूस व यूक्रेन के बारे में। रूस और यूक्रेन के बीच सोमवार को तुर्की के इस्तांबुल में दूसरे दौर की शांति वार्ता केवल 1 घंटे में ही खत्म हो गई। दोनों देश गंभीर रूप से घायल और बीमार युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमत हो गए हैं। इसके साथ ही दोनों पक्ष 6-6 हजार मारे गए सैनिकों के शव भी वापस लौट आएंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने कहा कि हम सभी युद्धबंदियों की रिहाई और सभी दिव्यांग बच्चों और कैदियों की वापसी चाहते हैं। वहीं रूसी प्रतिनिधित्व मंडल के प्रमुख व्लादिमीर मेडेस्की ने कहा कि समझौते के तहत गंभीर रूप से घायल और 18 से 25 साल के युवा सैनिकों की भी अदला बदली की जाएगी। ये वार्ता ऐसे वक्त में हुई है जब कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन ने रूस के साइबेरिया में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया था। इस बारे में पूछे जाने पर रूसी प्रतिनिधित्व मंडल ने कहा कि कल का इंतजार कीजिए। इससे पहले दोनों देशों का डेलीगेशन 16 मई को इस्तांबुल में मिला था। तब भी दोनों के बीच 2 घंटे की बातचीत हुई थी। अब खबर बांग्लादेश के। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने रविवार को 1000, 50 और 20 टका के नए नोट जारी किए। इन नोटों पर शेख हसीना के पिता और देश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है। इसके अलावा 500, 200, 100 और 10 टका के नए नोट जल्द ही जारी होंगे। इसे लेकर बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के प्रवक्ता आरिफ हुसैन खान ने कहा कि नए डिजाइन में किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं होगी। इन नोटों पर देश के पारंपरिक स्थलों को जगह मिली है। नए नोट सेंट्रल बैंक के हेडक्वार्टर से और बाद में देश भर के बाकी ऑफिसेज से जारी किए जाएंगे। हालांकि पुराने नोट और सिक्के भी चलन में बने रहेंगे। नए नोटों पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें भी छापी जाएंगी। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से अब तक नोटों के डिजाइन में 5 बार बदलाव किए गए हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।